मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। उषा ठाकुर और साध्वी प्रज्ञा के बयान ने एक बहस छेड़ दी है। आपको पहले दोनों नेताओं के बयान सुना देते हैं और उस बयान को सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि यह पूरी कहानी के पीछे आखिर चर्चा क्या है। संगठन ने हमको लाठी रखना तो सिखा दिया, पर मेरी प्रार्थना है कि जो ले सकते हैं वो शस्त्र लाइसेंस भी अवश्य। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। क्या करें? इन बयानों की निंदा करें या फिर इन बयानों को लेकर तालियां बजाएं? ऐसे में अब यह समझना होगा कि आखिर मंत्री उषा ठाकुर और साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के मायने क्या हैं। एक और देश के प्रधानमंत्री वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री और सांसद बंदूक और धारदार चाकू रखने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या राज्य की संस्कृति मंत्री, कौन? संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर अमेरिका के उस गन कल्चर को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं जिसने अमेरिका में हजारों घरों को तबाह कर दिया है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका में गन फायरिंग की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। इसकी वजह से वहां पर गन कल्चर को माना जाता है और अमेरिका में गन खरीदना यानी कि बंदूक खरीदना विश्व में सबसे आसान है और दुनिया में सबसे ज्यादा सिविल गन्स यानी कि बंदूकें अमेरिका में ही खरीदी जाती हैं। ऐसे में चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर अमेरिका का गन कल्चर क्या है। यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका में गन कल्चर का इतिहास करीब 230 साल पुराना है। 1791 में संविधान के दूसरे संशोधन के तहत अमेरिका नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया था। अमेरिका में इस कल्चर की शुरुआत तब हुई जब वहां पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय वहां स्थायी सिक्योरिटी फोर्स थी ही नहीं, इसलिए लोगों को अपनी और परिवार की सुरक्षा करने के लिए हथियार रखने का अधिकार दिया गया। अमेरिका के ज्यादातर लोग बहुत डिस्टेंस में रहते हैं, यानी कि दूर दूर रहते हैं, जंगलों में, अकेले इलाकों में, सुनसान इलाकों में। इसलिए एक कारण यह भी था। लेकिन अमेरिका का यह कानून आज भी जारी है। अमेरिका में गन कल्चर दुनिया में सबसे ज्यादा कुख्यात माना जाता है। माना जाता है कि यहां पर बंदूक खरीदना सब्जी और फल खरीदने जैसा है। अमेरिका में सैकड़ों ऐसे स्टोर, शॉपिंग आउटलेट्स, छोटी छोटी दुकानें हैं जहां पर बंदूकें बेची जाती हैं। पूरे अमेरिका में हर वीकेंड पर बंदूकों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, पिस्टल की प्रदर्शनी लगाई जाती है। वहां बंदूकें वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के स्टोर पर भी बिकती हैं। समझ रहे ना आप? अमेरिका में कोई भी आम आदमी आसानी से बंदूक खरीद सकता है। आप जाइए, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, मुझे ये राइफल पसंद है, मुझे ये पिस्टल पसंद है, और उसने खरीद ली। हथियारों के इस खुले लेन देन में कोई जांच पड़ताल नहीं है, कोई विशेष खास जांच पड़ताल नहीं है। जांच केवल दुकान से बंदूक खरीदने पर होती है। बंदूक खरीदते समय खरीदार को एक फॉर्म जमा देना पड़ता है। फॉर्म में नाम, पता, जन्मतिथि और नागरिकता की जानकारी देनी होती है। ठीक है? और हां, हथियार खरीदने वाले की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल होती है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आप हथियार खरीद सकते हैं। और हथियार बेचने वाले की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए। वहां हथियार खरीदने के लिए ही नहीं बल्कि बेचने वाले की उम्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 साल होनी चाहिए। अमेरिका में केवल समाज के लिए खतरनाक, भगोड़े, नशे में संलिप्त, मानसिक रूप से बीमार, 1 साल से अधिक जेल और 2 साल से अधिक की सजा पाए लोगों को बंदूक खरीदने की इजाजत नहीं है। बस ये नियम कायदे कानून है। नागरिकों के बंदूक रखने के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। स्विट्जरलैंड के एक सर्वे रिपोर्ट की माने तो दुनिया में मौजूद कुल 85.7 करोड़ सिविलियन यानी कि आम नागरिक गन यानी कि बंदूकों में से अकेले अमेरिका में 39.3 करोड़ सिविलियन के पास बंदूक है।
घर में रखी हुई हैं उनके। दुनिया की आबादी में अमेरिका का 5% हिस्सा है पूरी दुनिया में, लेकिन दुनिया की कुल आम नागरिकों के पास जो गन है वो अकेले 76% आबादी अमेरिका में। गैलप एक संस्था है, उसकी सर्वे रिपोर्ट कहती है कि 44% अमेरिकी वयस्क उस घर में रहते हैं जहां पर बंदूक है, जहां पर पिस्टल है, जहां पर हथियार है। इनमें से 1/3 वयस्कों के पास बंदूकें हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से 2011 के बीच अमेरिका में बंदूक कल्चर की वजह से हर साल करीब 11,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कितने? 11,000। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बंदूक की वजह से होने वाले लोगों की हत्याओं के मामले में दुनिया में सबसे आगे। 2019 में अमेरिका ने बंदूक से हर 1 लाख लोगों में करीब 4 लोगों की हत्या हो गई है। यह अन्य विकसित देशों की तुलना में करीब 18 गुना ज्यादा है। बंदूक से होने वाली प्रति व्यक्ति मौतों के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। इस मामले में अमेरिका में कनाडा से 8 गुना ज्यादा, यूरोपियन यूनियन से 22 गुना और ऑस्ट्रेलिया से 23 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। CDC के मुताबिक 2020 में अमेरिका में बंदूक से संबंधित इंजरी यानी कि चोटें करीब 45,222 लोगों की हुई है। 2019 में ऐसी ही मौतों की संख्या 38,355 हुई थी बंदूक से। 38,355 2019 में, यानी कि सिर्फ एक साल में। दुनिया में केवल 3 ही देश ऐसे हैं जहां बंदूक रखना संवैधानिक अधिकार है। तो ये अमेरिका के गन कल्चर की बात हम आपसे कर रहे हैं। अब यहां जो बंदूक है वो बेहद आसान है, आप खरीद लीजिए। लेकिन जनाब, आपको यह जानना भी जरूरी होगा कि उषा ठाकुर जिस देश यानी कि भारत में शस्त्र लाइसेंस लेने की बात कर रही हैं, वहां शस्त्र का लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जानते हैं दिमाग गर्म और हथियार हाथ में है तो क्या होगा। भारत में असल में पिस्तौल रखने के कई नियम हैं, कानून बनाए गए हैं। बंदूक रखने के कई नियम हैं, कानून बनाए गए हैं। देश में लाइसेंस हासिल करने के लिए किसी भी भारतीय की उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। दोनों में अंतर बताता हूं आपको क्या है, क्योंकि जिस तरीके से उषा ठाकुर बोल रही है उतना आसान नहीं है। 21 साल होनी चाहिए अगर हिंदुस्तान में आपको कोई हथियार खरीदना है तो, लेना है तो, रखना है तो। यदि आपके ऊपर कोई भी गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है तो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। गन लाइसेंस हासिल करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना जरूरी है। लाइसेंस लेने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपको कारण बताना होगा कि आपको गन की आवश्यकता, बंदूक की आवश्यकता आखिर क्यों है। साथ ही यह भी बताना होगा कि आपको किससे और क्यों जान का खतरा है। गन लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकार के गृह विभाग को होता है। अलग अलग राज्यों में डीएम यानी कि जिलाधिकारी यानी कि कलेक्टर, कमिश्नर, इस रैंक के अन्य अधिकारी लाइसेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में पुलिस थाना और लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट, LIU जिसे बोलते हैं, उसका अहम रोल होता है। गन लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले एक तय फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरना होता है, आवेदन करना होता है। देश के कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया ऑनलाइन भी है। लाइसेंस का आवेदन करते वक्त आपको बताना होगा कि किस तरह का हथियार आप अपने लाइसेंस में आप चाहते हैं। मसलन आपको पिस्टल चाहिए, आपको रिवॉल्वर चाहिए, आपको बंदूक चाहिए, बंदूक भी चाहिए तो आपको एक नाली चाहिए या 2 नाली चाहिए, कौन सी बंदूक आपको चाहिए। जो हथियार प्रतिबंधित हैं उनको लाइसेंस पर नहीं चढ़ाया जा सकता। जैसे 30 बोर, 9mm, 303 जैसे हथियार आपको नहीं दिए जाते, क्योंकि अमूमन ये सुरक्षा कर्मियों के पास होते हैं, पुलिस के पास होते हैं, सेना के पास होते हैं। शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन कलेक्टर या कमिश्नर को देनी होगी। उसके बाद आपको वो जमा कराना होगा उस विभाग में, शस्त्र लाइसेंस विभाग में। इसके बाद एक फॉर्म का हिस्सा आपको SP ऑफिस भी भेजा जाता है, जहां पर SP फॉर्म यानी कि पुलिस जो डिपार्टमेंट है उसका एक हिस्सा थाने में भेजते हैं। थाना वाला आपकी पूरी जानकारी लेता है कि भाई आपका चाल चलन कैसा, आपका व्यवहार कैसा है। उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट लगाकर भेजता है। वो डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को जाता है ताकि पता चल सके कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला तो नहीं है, आपका जो पिछला रिकॉर्ड है, वो इतिहास है, वो कैसा है। इसके अलावा शस्त्र लाइसेंस लेने के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत सख्त है। कई जगह पटवारी, तहसीलदार और आप जहां पर रहते हैं वहां की बैंकों से भी NOC लेनी होती है कि आपके ऊपर कोई बकाया तो नहीं है।
उसके बाद एडीएम और फिर कलेक्टर के पास ये जाता है, आप वहां उपस्थित होते हैं और फिर कलेक्टर यानी कि जिलाधीश यानी कि डीएम अपने विवेक के आधार पर शर्तों के साथ लाइसेंस की प्रक्रिया देते हैं। लेकिन उषा ठाकुर क्या कहती हैं? उषा ठाकुर कहती हैं कि साहब अब तो हथियार रखना होगा हर घर में। और साध्वी प्रज्ञा क्या कहती हैं कि देखिए हथियार रखना बहुत जरूरी है, चाकू रखना बहुत जरूरी है, पैना रखिए जिससे आप हाथ काट सकें, सर काट सकें। हम जा कहां रहे हैं? हम अपने आने वाली पीढ़ी को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? और अगर हर आदमी को एक हथियार की जरूरत है, हर आदमी अपने घर में चाकू और तलवार पहना करके रखेगा, तो क्या हम ये माने कि हमको अपने प्रशासन के ऊपर से, अपनी सरकारों के ऊपर से भरोसा उठ गया है? हमको अपनी कानून व्यवस्था, जो सरकार में व्यवस्था बनाई गई है, थानों की, पुलिस की, उस व्यवस्था से भरोसा उठ गया है? वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते, वो अपराधियों को नहीं पकड़ सकते, या ऐसे लोगों को नहीं पकड़ सकते जिनकी मंशा खराब है, चाहे वो व्यक्ति को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, या फिर राष्ट्र को लेकर हो? क्या आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? क्या आप लोगों को उकसा रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ले लीजिए? क्या किसी जनप्रतिनिधि को यह शोभा देता है? क्या वो सार्वजनिक मंच से, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप मंत्री हैं, आप सांसद हैं, आप कैसे एक मंच से इस तरह के बयानों का जिक्र कर सकते हैं? क्योंकि आज भी हम सभ्य समाज में रहते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वासुदेव कुटुंबकम का जिक्र करते हैं, यानी कि हम एक समाज में कुटुंब की तरह रहते हैं और कुटुंब में प्यार और सौहार्द के तौर पर व्यवहार किया जाता है। लेकिन जब समाज में उद्दंडता, मैं मानता हूं कि जब समाज में उद्दंडता बढ़ जाए, तो उस उद्दंडता बढ़ने पर सबसे बड़ी चीज है कि कानून है। कोई भी व्यक्ति जब कितना भी जघन्य अपराध करता है, तो भी आप एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, हमारे समाज में सबसे जघन्य अपराध किसे माना जाता है? बच्चियों के साथ बलात्कार करने को जघन्य अपराध माना जाता है। तो हम क्या उसे चौराहे पर लटकाते हैं? हम चौराहे पर खड़ा करके फांसी देते हैं? चौराहे पर खड़ा करके गोली मारते हैं? नहीं मारते ना। वो मामला भी कानून के पास जाता है, और कानून में जाता है तो फिर वह अदालत पहुंचता है, और अदालत पर पहुंचकर उसको भी वकील रखने का अधिकार होता है, अपनी बात कहने का अधिकार होता है। ये देश का एक सिस्टम है, इस सिस्टम से चला जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को उकसा रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में लीजिए, और जो कानून है, वर्तमान में जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो व्यवस्था, वो सिस्टम अब बेकार हो चुकी है। इसलिए हर व्यक्ति एक हथियार रखिए, हर घर व्यक्ति अपने घर में पैना, चाकू और तलवार रखिए, जिससे आप किसी का भी सर काट सकें। और अगर कोई भी घटना ऐसी है तो आप अपना फैसला खुद ले सकें।